गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। आज हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस की सेकंड पुस्तक में प्रथम चैप्टर को देखेंगे। चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। नए राष्ट्र राज्य की क्या प्रमुख चुनौती थी। हम भारत पाकिस्तान के विभाजन का जो महत्वपूर्ण जो घटनाएं रही उन चीज़ों को जान चुके हैं। पाकिस्तान निर्माण की क्या पृष्ठभूमि थी उन चीज़ों को जान चुके हैं। और भारत के विभाजन के फलस्वरूप भारतीय राष्ट्र के समक्ष जो राष्ट्र निर्माण की जो 3 प्रमुख चुनौतियां थी, इन चीज़ों के बारे में हम आज इस पार्ट में देखेंगे। तो आइए हम सर्वप्रथम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। तो अगर महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो 14-15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान नाम का एक अलग मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण हुआ। दोस्तों, ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट आप जिस किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे उन सभी एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो कृपया इसे आप नोट करें ताकि आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो। पाकिस्तान का निर्माण द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर किया गया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में हम इससे पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आपने अगर नहीं देखा तो उसे देखिए। 1930 में मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम अलग मुस्लिम राज्य के विचार को प्रकट किया और 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है रहमत अली चौधरी के द्वारा किया गया था। 1940 के लाहौर प्रस्ताव के माध्यम से मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को औपचारिक रूप दिया था और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था, जिसमें काफ़ी हिंसा हुआ था। माउंटबेटन योजना के आधार पर विभाजन हुआ और विभाजन के समय बंगाल और पंजाब का भी विभाजन हुआ था। अब हम अगर विभाजन के समक्ष अगर महत्वपूर्ण चुनौती को देखें कि पाकिस्तान की मांग को जब स्वीकार कर लिया गया माउंटबेटन योजना के तहत और देश के विभाजन की जब बारी आई तो प्रमुख कुछ चुनौती थी विभाजन के वक्त कि किस प्रकार से एक अलग राष्ट्र बनाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण धर्म के आधार पर हुआ था। द्विराष्ट्र सिद्धांत में धर्म को आधार बनाया गया था। तो विभाजन के समक्ष जो 3 प्रमुख चुनौती थी वो इस प्रकार से थी कि ब्रिटिश इंडिया में ऐसा कोई एक भी इलाका नहीं था जहाँ की मुस्लिम बहुसंख्यक हो, जो एरिया मुस्लिम बहुसंख्यक हो, जहाँ मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक हो। सिर्फ भारत के पश्चिम भाग और पूर्व भाग में मुस्लिम आबादी अधिक थी। पश्चिम भाग से तात्पर्य है जो वर्तमान समय का जो अभी का जो पाकिस्तान है और पूर्वी भाग जो वर्तमान समय में अभी का जो बांग्लादेश है। इसी को देखते हुए यह फैसला हुआ कि पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल होंगे, एक पश्चिम जो कि वर्तमान समय का पाकिस्तान है और दूसरा कि पूर्वी पाकिस्तान कहलाएगा, जो कि 1971 में बांग्लादेश बना था। बांग्लादेश का निर्माण किस प्रकार से हुआ 1971 में, इस चीज़ के बारे में हम पॉलिटिकल साइंस की प्रथम पुस्तक में हम चर्चा कर चुके हैं। तो विभाजन के समक्ष कि किस प्रकार से विभाजन किया जाए धर्म के आधार पे, इस चीज़ को लेकर के जो प्रथम मुख्य चुनौती थी वो यही थी कि भारत में कोई भी एक ऐसा एरिया नहीं था अलग से कि जहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक हो और उस एरिया को अलग करके पाकिस्तान का निर्माण कर दिया जाए, क्योंकि भारत एक विविधतापूर्ण देश रहा है। ऐतिहासिक तौर पे भारत में सभी संस्कृति के धर्म के लोग जो है रहते आए हैं और पाकिस्तान का निर्माण धर्म के आधार पर हो रहा था। तो विभाजनकर्ता के समक्ष ये महत्वपूर्ण चुनौती था कि किस प्रकार से किसी एक धर्म विशेष के लिए एक अलग धर्म के लोगों के लिए एक अलग देश का निर्माण किया जाए। जो दूसरी चुनौती थी वो यह थी कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी भी नहीं था। खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे बड़े कद्दावर नेता जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, वो द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। यानी कि सभी मुस्लिम व्यक्ति भी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान का निर्माण हो और पाकिस्तान वो जाना भी नहीं चाहते थे। और तीसरी समस्या यह थी कि ब्रिटिश इंडिया के जो मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब बंगाल थी उसमें भी बहुत सारे हिस्से ऐसे थे जहां गैर मुस्लिम आबादी बहुल आबादी थी। तो इसको देखते हुए यह फैसला किया गया कि इन दोनों ही प्रांत में जो है बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर होगा। इसके लिए वहाँ पे जिला एवं इससे नीचे स्तर की इकाई को भी पैमाना बनाया गया। तो इस प्रकार से विभाजन के समय में जो है ये महत्वपूर्ण चुनौती थी। 14 और 15 अगस्त को भारत का विभाजन किया गया और
रेड क्लिप लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का कार्य करता है, जो कि रेड क्लिप के द्वारा खींचा गया था। तो इस प्रकार से जो है पाकिस्तान के निर्माण के समय, भारत के विभाजन के समय जो है विभाजनकर्ताओं के समक्ष जो है ये महत्वपूर्ण चुनौती रही। अब हम देखते हैं कि विभाजन के बाद में जो पाकिस्तान एक नया देश बना, और अब हम जो है भारत की बात करेंगे कि किस प्रकार से भारतीय सरकार के समक्ष, भारतीय नेतृत्वकर्ता के समक्ष जो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां थी विभाजन के बाद में और देश के स्वतंत्रता के बाद में। तो राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की स्थापना, लोकतंत्र की स्थापना, समान सामाजिक एवं आर्थिक विकास, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये 3 प्रमुख राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी आजादी के बाद भारतीय राष्ट्र निर्माताओं के समक्ष। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की स्थापना की अगर हम बात करें, तो उस समय की अगर हम समस्याओं को देखें तो भारत एक विविधतापूर्ण देश है और अनेक भाषाएं, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे रहते आए हैं, विभिन्न जाति और संस्कृति के लोग यहाँ पे रहते हैं। सैकड़ों रियासतें, उस समय में जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत में सैकड़ों रियासतें थी। तो इस प्रकार से भारतीय नेतृत्वकर्ता के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती था कि किस प्रकार से एक अखंड भारत का निर्माण किया जाए, क्योंकि देसी रियासतें जो थी उनके पास में कुछ ऑप्शन दिए गए थे। जब हम रियासत के विलय के बारे में अध्ययन करेंगे तो देसी रियासत के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अभी आप ये समझिए कि जो भारत, जो ब्रिटिश भारत थी, यहाँ पे एक तो जो ब्रिटिश भारत थी जिनके पूर्ण भारत के ऊपर में पूर्ण रूप से ब्रिटिशर्स का शासन था, लेकिन उनके शासन के समय जो है यहाँ पे रियासतें भी थी, राजे रजवाड़े भी थे। तो आज़ादी के समय उनके पास में कुछ ऑप्शन दिए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि या तो आप भारत में शामिल होंगे या फिर आप स्वतंत्र रहेंगे, नहीं तो आप पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। तो इस प्रकार के ऑप्शन उनके पास में थे, लेकिन भारतीय नेतृत्वकर्ता के समक्ष ये महत्वपूर्ण चुनौती थी कि किस प्रकार से एक अखंड भारत का निर्माण किया जाए। क्योंकि अगर हम देखें तो हैदराबाद जैसे निजाम जैसे रजवाड़े का वो अपना स्वतंत्र पहचान रखना चाहते थे, कभी वो पाकिस्तान का समर्थन करते थे। तो फिर इस प्रकार से अगर आप देखें तो अखंड भारत के निर्माण की जो दृष्टि थी, इस चीज को पूरा करना जो है बहुत ही मुश्किल साबित होता हमारे राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता के लिए। तो रियासत की समस्या महत्वपूर्ण थी, और साथ ही साथ विभाजन से उत्पन्न हुई समस्याओं को अगर हम देखें तो सांप्रदायिक हिंसा उस समय में व्यापक पैमाने पे था, जो हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से डायरेक्ट एक्शन डे से लेकर के पाकिस्तान के निर्माण के समय तक किस प्रकार से हिंसा जो है दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता गया। शरणार्थी की जो समस्या थी ये भी एक महत्वपूर्ण समस्या थी। कई लाख लोग जो है रातों रात जो है बेघर हो चुके थे, और वे अपने इतिहास, अपने पूर्वज, अपने जो जन्म स्थान था उस चीज को वो खो चुके थे। अविश्वास और असुरक्षा की भावना जो है हिंदू मुस्लिम के बीच जो है पनप चुकी थी, और इस वजह से जो है सांप्रदायिक दंगा अत्यधिक हो रहा था उस समय में। तो विभाजन से जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी उन चीजों को भी सॉल्व करना राष्ट्र निर्माता के समक्ष एक प्रमुख चुनौती था। अब अगर हम रियासतों की प्रश्न की अगर हम बात करें तो जो रियासत की समस्या की चर्चा हम कर रहे थे अभी, तो 1947 में भारत में लगभग जो है 565 रियासतें थी। इन रियासतों को भारत में विलय करना जो है आवश्यक था। इन कुछ रियासत खुद ही भारत के साथ आए, बाकी बचे हुए को सरदार पटेल, बीपी मेनन के प्रयास से कूटनीतिक दबाव और विलय की नीति अपना करके भारत में जो है शामिल किया गया, ताकि अखंड भारत का जो है निर्माण किया जा सके। रियासतों के विलय से भारत की भौगोलिक और राजनीतिक राष्ट्रीय एकता बनी रही, और शरणार्थियों के लिए समुचित व्यवस्था किया गया, और संविधान का निर्माण भारतीय विविधता को ध्यान में रख करके किया गया। तो इस प्रकार से जो राष्ट्र निर्माण की जो एक चुनौती थी, अखंड भारत के निर्माण की स्थापना की जो चुनौती थी, उन चीजों का सलूशन निकाला गया। साथ ही साथ अगर हम लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती को अगर हम देखें, जिन स्थितियों की हम चर्चा अभी जस्ट हमने किया है, ठीक लोकतंत्र की स्थापना में भी कुछ महत्वपूर्ण चुनौती थी। चुनौती ये थी कि भारत में आज़ादी के समय जो है अत्यंत गरीबी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया गया था। भारत से कच्चा माल का जो है निर्यात किया जाता था, और भारत को एक ब्रिटिशर्स उत्पादित वस्तुओं के ऊपर में जो है निर्भर कर दिया गया था।
तो लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती में गरीबी एक महत्वपूर्ण कारण था। गरीब हम इसलिए हो गए क्योंकि ब्रिटिशर्स ने भारतीय समाज का जो है व्यापक पैमाने पर शोषण किया और यहाँ से धन का जो है निर्गमन हुआ, यहाँ से वो लूटपाट करके धन एकत्रित करके अपने देश ले गए। साथ ही साथ यहाँ के बहुत बड़े व्यापक पैमाने पे समाज में जो है अशिक्षा थी और सामाजिक असमानता भी जो है व्यापक पैमाने पे फैला हुआ था। तो लोकतंत्र की स्थापना से जुड़ी जो शंकाएं थी, अगर हम उन चीज को देखें, इससे पूर्व हम देखते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना में क्या प्रमुख समस्या थी। इन सभी समस्याओं के बावजूद, जो समस्या गरीबी और शिक्षा और सामाजिक असमानता के बावजूद भी जो है हमारे नीति निर्माता ने साहसी कदम उठाते हुए भारत में लोकतंत्र को अपनाने का निर्णय लिया। भारतीय संविधान तमाम वह प्रावधान किया जो एक लोकतांत्रिक देश को करना चाहिए। समाधान के लिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए, सामाजिक समानता को बढ़ाने के लिए, देश को गरीबी से उबारने के लिए भारत में जो है तमाम ऐसे एक्शन लिए गए। भारतीय संविधान निर्माता के द्वारा संविधान में तमाम ऐसे प्रावधान को ऐड किया गया जिससे कि हमारा महत्वपूर्ण और मजबूत संविधान बने और देश का विकास हो सके। सार्वभौमिक बेशक मताधिकार को अपनाया गया। लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना की गई और नियमित चुनाव का प्रावधान किया गया और मजबूत संविधान का निर्माण किया गया। और इसी वजह से भारतीय संविधान आज भी एक विश्व के जाने माने संविधान में से एक है। लोकतंत्र से की स्थापना से जुड़ी हुई समस्याओं को अगर आप देखें तो यहाँ पे ऐसा धारणा था, लोगों में प्रचलित था, खास करके पश्चिमी देशों का मानना था कि क्या अनपढ़ जनता सही निर्णय ले पाएगी, क्या लोकतंत्र जो है वहाँ पे स्थिर हो पाएगा। पश्चिम देशों को भी भारतीय समाज के ऊपर में संदेह था कि यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर असल मायने में अगर देखें तो भारत जो है दरअसल दुनिया में लोकतंत्र की जननी है। सबसे प्राचीन लोकतंत्र हमारे ही देश में जो है रहा है। अब अगर हम इसके तीसरी, अगर राष्ट्र निर्माण की चुनौती की, अगर तीसरे आयाम की अगर हम चर्चा करें, समान सामाजिक एवं आर्थिक विकास और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। आजादी के समय मुख्य सामाजिक एवं आर्थिक चुनौती इस प्रकार से थी। अत्याधिक गरीबी थी, औद्योगिक पिछड़ापन था, समाज में गंभीर असमानताएं थी। अत्याधिक गरीबी इसलिए थी, बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी, रोजगार के सीमित अवसर थे और ग्रामीण भारत जो है अत्याधिक पिछड़ा हुआ था। जैसे कि हमने पहले ही बताया आपको कि अंग्रेजों ने भारतीय समाज का शोषण किया, भारतीय अर्थव्यवस्था को खोखला किया, भारत को जो है कच्चे माल का निर्यातक देश बनाया। भारत में अंग्रेजों के द्वारा उद्योग को स्थापित नहीं किया गया। यहाँ पे भारी उद्योग की कमी थी, निजी पूंजी बहुत ही कमजोर था, तकनीकी ज्ञान का अभाव था, यहाँ पे कृषि पर अत्याधिक निर्भरता जो है बढ़ गई थी और समाज में गंभीर जो है असमानताएं भी थी। यहाँ पे जातिगत असमानता थी, लैंगिक असमानता थी और वर्ग आधारित भी असमानता थी। जातिगत असमानता को अगर हम देखें तो दलित आदिवासी समाज मुख्य धारा से बाहर थे। शिक्षा और रोजगार में व्यापक पैमाने पे यहाँ पे भेदभाव था। शिक्षा सिर्फ एक वर्ग के पास ही था। लैंगिक असमानता की अगर हम बात करें तो महिलाओं की शिक्षा और रोजगार में कम भागीदारी थी। और वर्ग आधारित अगर असमानता को देखें तो गरीब और अमीर और गरीब के मध्य जो दूरी थी, जो इनकी जो इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो बहुत ही गैप था इनमें जो है। अगर हम सामाजिक एवं आर्थिक चुनौती से निपटने के लिए सरकार के द्वारा अपनाई गई नीतियों को अगर हम देखें, भारत सरकार के द्वारा जो नीतियां अपनाई गई, इसमें प्लान डेवलपमेंट की नीति अपनाई गई, कृषि सुधार किए गए, सामाजिक न्याय की नीतियां अपनाई गई। तो प्लान डेवलपमेंट के तहत जो है योजना आयोग की स्थापना की गई और साथ ही साथ जो है पंचवर्षीय योजना अपनाया गया और औद्योगिक क्षेत्र में जो है राज्य की सक्रिय भूमिका को बढ़ाई गई ताकि देश का आर्थिक विकास हो सके। भारी उद्योग के ऊपर में जो आधारभूत उद्योग होते हैं, इसके ऊपर में राज्य का नियंत्रण स्थापित किया गया और निजी पूंजी के प्रभुत्व को जो है सीमित रखा गया था। और 1991 में जाकर के भारत जो है खुली द्वार की नीति अपनाता है और प्राइवेटाइजेशन और पूंजीवाद की तरफ जो है अग्रसर होता है मुख्य रूप से। अगर हम कृषि सुधार की बात करें तो भूमि सुधार कानून लाया गया, जमींदारी प्रथा का अंत किया गया, प्रिवी पर्स की समाप्ति की गई, हरित क्रांति के माध्यम से जो है उत्पादन को बढ़ाया गया। ये सभी प्रावधान जो है ये नहीं है कि देश के आज़ाद होने के तुरंत ही बाद ये कर लिए गए थे। इन सभी चीज़ों में टाइम लगा, दशक बाय दशक जो है इन चीज़ों के लिए अलग अलग प्रावधान आते रहे और भारतीय
समाज में सुधार का कार्यक्रम जो है चलता रहा और वर्तमान समय का जो समाज है, भारतीय लोकतंत्र है, एक सशक्त लोकतंत्र है और विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अगर हम सामाजिक न्याय की नीतियों की बात करें तो आरक्षण की व्यवस्था अपनाया गया ताकि शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता को बढ़ावा दिया जा सके और कल्याणकारी योजनाएं लाई गई ताकि सामाजिक विकास किया जा सके, गरीबी दूर किया जा सके। तो इस प्रकार से जो 3 प्रमुख चुनौतियां थी कि किस प्रकार से एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, आर्थिक विकास किया जाए और साथ ही साथ लोकतंत्र की स्थापना हो, इन तीनों ही चुनौतियों को जो है सफलतापूर्वक जो है हमारे नीति निर्माताओं ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने नज़र में रखते हुए संविधान का निर्माण किया और वर्तमान समय पे भारत जो है विश्व की सबसे तीव्र गति से विकास की ओर विकासशील देश है। तो इस प्रकार से भारतीय समाज जो है वर्तमान समय में विविधता पूर्वक विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इस प्रकार से हम भारतीय संविधान की सफलता, भारतीय नीति निर्माता की सोच की सफलता अगर हम देखें तो इस चीज़ को कह सकते हैं कि किस प्रकार से जो है पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो पाकिस्तान फेल हो गया, बांग्लादेश फेल हो गया, लेकिन भारत और साथ ही साथ उस समय में बहुत सारे और भी देश उस डेकेड में आज़ाद हुए थे, लेकिन उनका लोकतंत्र सफल नहीं हो पाया उतना जितना कि भारत का लोकतंत्र सफल हो पाया और भारतीय समाज सफल हो पाया। तो इस प्रकार से हमारे नीति निर्माताओं ने जो राष्ट्र के आज़ादी के समय जो 3 प्रमुख जो चुनौतियां थी, इन चीज़ों से निपटने का कार्य किया। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों तक जो है वीडियो पहुंचाए ताकि मैं उत्साहपूर्वक होकर के आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना करके लाऊं। धन्यवाद।